दोस्तों राम राम भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ, रिवर्स। नदियाँ जो हैं, आप देखते हो कि कोई भी एग्जाम राजस्थान का हो, अधीनस्थ बोर्ड का हो, तो उसके अंदर राजस्थान की नदियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। 100% क्वेश्चन आता है, यहाँ से चूकता नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो राजस्थान की नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, विश्व स्तर पर भी हल्का फुल्का देख लेते हैं। खैर, तो पहले देखते हैं विश्व की। क्या देखते हैं? विश्व की। विश्व में देखते हैं कि जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट नदी, बिगेस्ट नदी, बिग नदी कौन सी है? बड़ी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। कितनी है ये? 6650 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 6650 किलोमीटर लंबी है। ये निकलती कहाँ से है? ये दो झील से निकलती है। एक का तो नाम है लेक टाना, और दूसरी का नाम है लेक विक्टोरिया। ठीक, अब ये विक्टोरिया झील से जो निकलेगी, ये 3 देशों की सीमा बनाती है, आपको पता ही है। तो ये जो निकलेगी उसको बोलते हैं व्हाइट नील। कौन सी बोलते हैं? व्हाइट नील बोलते हैं। मतलब नीली नदी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, इसलिए व्हाइट नील बोलते हैं। और लेक टाना से निकलती है, इसको बोलते हैं ब्लू नील। ठीक है, ये जो है ये 10 देशों में जाती है। 10 देशों में जाती है। सहारा रेगिस्तान में जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं तो काहिरा शहर जो मिस्र का है, इसी के ऊपर बसा हुआ है काहिरा। ये किसकी राजधानी है? मिस्र की। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। मिस्र जो है काहिरा, इसके ऊपर बसा हुआ है। फेला एक नाम और आता है यहाँ पे, फेला मतलब यहाँ पे पिरामिड फेमस है। क्या है? पिरामिड। जो आपके पिरामिड हैं वो फेमस है यहाँ के। ठीक है, गिजा का पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। किसका? गिजा का पिरामिड की बात आती है। अब आती है फेला किसको कहा जाता है? मिस्र के अंदर किसानों को कहा जाता है। किसानों को क्या कहा जाएगा? किसानों को फेला कहा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपके इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो आ गई सबसे बड़ी। क्या आ गई? सबसे बड़ी नदी। अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे छोटी की भी। सबसे छोटी नदी। तो सबसे छोटी जो नदी है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रो नदी है। आधिकारिक तौर पे किसको माना गया? रो नदी को माना गया। किसको माना गया? रो नदी को। रो नदी कौन सी नदी है? रो रिवर जिसको बोलते हैं, रो नदी जिसको बोलते हैं। ये मात्र 61 मीटर की है। कितनी है? 61 मीटर की है। ये 61 मीटर की है। और कहाँ पे है? यूएसए में, अमेरिका के अंदर ये नदी है। तो आधिकारिक तौर पे विश्व की सबसे छोटी नदी किसको माना जाता है? रो नदी को माना जाता है, जो मात्र 61 मीटर है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों के अंदर अटका दिया जाता है, और आने वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये रो नदी एक नहर टाइप में है बीच में 61 मीटर की, उसी को नाम दे दिया रो। वो तो पो इटली की है, रो इसी टाइप के देते हैं। राइन नदी है, वोल्गा नदी है, डेन्यूब नदी है, फिर जो भी नाम आते हैं इनके आगे चिपका देते हैं। अब बात आती है, ये तो बड़ी नदी है, बड़ी को बोलते हैं बिग। एक होती है लार्ज। बिग का मतलब बड़ी होगी। आपको इंग्लिश में पढ़ना है, और हिंदी में क्या लिखेंगे? दोनों को बड़ी लिखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर करते टाइम पे आपको इंग्लिश में पढ़ना है। यहाँ पे बिग होगा, बिग का मतलब लेंथ होगी, उसकी लंबाई होगी, और लार्ज मतलब उसका पानी का एरिया होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे बात आती है अमेजन की। अमेजन नदी कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है उसको अमेजन नदी बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी को मदिरा बोलते हैं। कौन सी? क्या बोलते हैं? मदिरा। जो अपने डोलामारू आती थी वो इसकी सहायक नदी, मदिरा जो है वो इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब बात आती है इंडिया की। अब कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा जी। कितनी है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। ये गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख कहाँ पे बना हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर में। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? हिमनद होता है। ग्लेशियर में निकलती है। ग्लेशियर में निकलने के बाद ये क्या निकलती है? अलकनंदा। एक होती है मंदाकिनी। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। आगे जाके केआरडी बनाती है, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर इसको रुद्रप्रयाग,
और इसको देवप्रयाग। ये ऊपर से नीचे का क्रम है केआरडी। केआरडी जो देखोगे नीचे से ऊपर का है यमुना है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पिंडार, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? गंगा जो है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और आपको पता है, ये सभी को पता है कि ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके वाटर डिस्चार्ज करती है, अपना पानी छोड़ती है। तो ये 2525 किलोमीटर है। अब छोटी की बात कर लेते हैं। छोटी नदी, देखिए नदी तो सब है, नानी के घर का आगे कभी एक नाड़ो जाए तो वह नदी को नहीं। ठीक है, नदी का मतलब आधिकारिक होनी चाहिए, आधिकारिक होनी चाहिए, जिसको मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अरवरी नदी है राजस्थान, मतलब भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी। अरवरी नदी, अरवरी नदी जो है ये कहाँ पे बहती है? अपने अलवर के अंदर बहती है। राजस्थान की अरवरी जो नदी है वो अलवर के अंदर बहती है। ये देश की सबसे छोटी नदी है, मात्र 45 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 45 किलोमीटर बहती है। अब देख लेते हैं कि राजस्थान जो है, तो राजस्थान क्या है आपका पता ही, कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान है। तो कृषि प्रधान जो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कृषि यहाँ पे जो है मुख्य लोगों का व्यवसाय है। यहाँ की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि करती है। फिर आपको बिजली बनाने के लिए चाहिए, उद्योग यातायात के अंदर भी पानी चाहिए, खेती के लिए भी पानी चाहिए, सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, पशुपालन के लिए भी पानी चाहिए। इसलिए राजस्थान के अंदर नदियों का जो है बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर थार का रेगिस्तान है, इस वजह से भी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, आगे बात आती है राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो अपन प्रवाह क्षेत्र के आधार पर नापते हैं कि उसका पानी जो है कहाँ कहाँ जाता है। मान लो एक तो जाता है, एक तो अंतःस्थलीय होती है। कौन सी होती है? अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय मतलब पानी, मतलब राजस्थान के अंदर पानी होता है और वहीं से पानी राजस्थान के अंदर ही मिट्टी के अंदर खत्म हो जाता है। किसी भी मतलब ये जो आपका पानी एरिया है या कोई सागर है, समुद्र है, उसके अंदर नहीं गिरती। एक प्रकार की। दो प्रकार की बंगाल की खाड़ी में जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, और तीसरा जो अपना पानी छोड़ती हैं वो अरब सागर में छोड़ती हैं। कहाँ पे छोड़ती हैं? अरब सागर में। ठीक है, तो अपने जो इंडिया और विश्व की जो नदियां हैं वो विश्व की नदियां विश्व की ज्योग्राफी में देख लेंगे, राजस्थान इंडिया की जो नदियां हैं वो इंडिया की ज्योग्राफी में देख लेंगे। अब बात आती है कि यार थोड़ा बहुत क्या है कि वीडियो को आप पूरा देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो आपको, जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा पर्सनल मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और वहीं से मैं ये जो मेरे पूरे हैंड नोट्स हैं खुद के तैयार किए हुए हैं, तो ये एक से नहीं बहुत सी किताबों से तैयार किए हुए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, कहाँ कौन सी बात ध्यान में आ जाती है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, तो मैं वहीं पे उसको नोट करवा देता हूँ और अक्सर वो आपके एग्जाम में बार बार टकराता रहेगा। ठीक है, तो अंतःस्थलीय नदियाँ अपन देखेंगे अब। ठीक है, अब देखते हैं कि अपवा क्षेत्र देख लेते हैं। अपवा क्षेत्र का मतलब उस एरिया के अंदर कितने क्षेत्र तक उसका पानी जाता है, कितने क्षेत्र तक मतलब उसकी सिंचाई या पीने का पानी कैसे भी उसका पानी का यूज होता है, उसको अपवा क्षेत्र बोलते हैं। अपवा क्षेत्र में अपन देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? पहले नंबर पे बनास। बनास जो है वो 27.5% अपवा क्षेत्र को कवर करती है। कितने क्षेत्र को कवर करती है? राजस्थान राज्य के 27% को करती है, 27.48% को करती है। लूणी दूसरे नंबर पे आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लूणी दूसरे नंबर पे आती है। पहले क्या होता था, एक नंबर पूछा जाता था, अब 2 नंबर स्टार्ट कर दिया। तो लूणी जो है वो 20% दूसरे नंबर पे है अपवा क्षेत्र में। चंबल तीसरे नंबर पे है और माही जो है वो चौथे नंबर पे है। अब बात कर लेते हैं लंबाई की। लंबाई के अंदर आपको पता ही है चंबल नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, उसके बाद माही नदी है, उसके बाद बनास नदी है और उसके बाद लूणी नदी है। कौन सी है? चंबल, माही, बनास और लूणी नदी। चंबल, माही, बनास और लूणी नदी, ये कौन सी है? बनास, लूणी, चंबल, माही। बनास, लूणी, चंबल, माही। बात यही हो जाता है कि ये जो लूणी यहाँ चौथे पे आ जाती है, यहाँ दूसरे पे आ जाती है। चंबल जो है यहाँ पहले पे आ जाती है, यहाँ तीसरे पे आ जाती है, और कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य का सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र कौन सा है? तो अपवा क्षेत्र जो आंतरिक जो नदियां हैं, आंतरिक नदियां जो राज्य के अंदर से स्टार्ट होती है और वहीं पे खत्म हो जाती हैं, किसी सागर या नदी झील वगैरह में नहीं गिरती, उसको अपवा तंत्र बोलते हैं। तो उसको मतलब क्या बोलते हैं? आंतरिक अपवा तंत्र बोलते हैं। तो ये 60.20% जो क्षेत्र के अंदर आंतरिक अपवा तंत्र सबसे बड़ा राज्य का अपवा तंत्र है। इसके अंदर घग्गर है, कांटली है, काकन्नी है, साबी, मेंथा, रूपनगढ़ और अपनी जो कांटली है, रूपनगढ़ है, फिर खारी, बांडी, डाई जो भी हैं वो सारी की सारी क्या है? आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। एक एक को देखते हैं आप। ठीक है,
बात आती है आंतरिक अपवाह प्रणाली। आंतरिक अपवाह प्रणाली के अंदर सबसे पहले अपन घग्गर नदी लेते हैं। घग्गर नदी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? शिमला कालका की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। कहाँ से निकलती है ये? इसके उपनाम देखते हैं पहले तो। उपनाम क्या नाम है इसका? एक तो दृश्यवती नाम रहा, चौतांग नाम रखा गया है। मर्त नदी क्योंकि ये डेड हो गई है। जो पहले क्या होता था, ये पहले ये ऐसी थी, देखिए ये क्षेत्र है आपकी शिमला की पहाड़ी, शिमला प्लस कालका की पहाड़ी, कालका और शिमला की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। हरियाणा में HR, हरियाणा जो है एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य की एकमात्र नदी है जो उसके बीचों बीच बहती है। तो कौन सी नदी है वो? हरियाणा राज्य की एकमात्र नदी घग्गर नदी इसकी एकमात्र नदी है और वो इसके बीचों बीच बहती है। फिर ये राजस्थान के अंदर आती है, राजस्थान के अंदर आके फिर ये पहले कहाँ जाया करती थी? पहले ये आपके अरब सागर में जाती थी, अरब सागर में जाती थी। अब इस क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान बढ़ गया तो ये कट हो गई, कहां तक जाती है? मैक्सिमम फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान तक जाती है। तो ये कट हो गई तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मर्त नदी बोल दिया। क्या बोला गया? मर्त नदी बोला गया। ये शिमला कालका की पहाड़ियों से निकलती है, जिन शिमला कालका की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका नाम दृश्यवती, चौतांग और मर्त नदी है। प्राचीन नाम इसका क्या नाम है? प्राचीन के अंदर नाम पूछा जाता है, बहुत बार छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सरस्वती नदी है। अब बात आती है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र नदी, राजस्थान के अंदर एकमात्र नदी है जो चावल की फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो वो मात्र आपकी घग्गर नदी है। घग्गर नदी जो है वो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो चावल की फसल हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर बाढ़ ले आती है, ठीक है। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है, शिमला कालका से लेकर फोर्ट अब्बास तक 465 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर लगभग 100 किलोमीटर बहती है, राजस्थान के अंदर ये कितनी बहती है? 100 किलोमीटर बहती है। आगे अपनी काटली जो है ना, काटली तो काटली जो है वो भी लगभग 100 किलोमीटर है। तो उसके अंदर माना गया कि आंतरिक अपवाह के अंदर राज्य के अंदर ही बह के खत्म हो रही है, वो तो काटली सबसे बड़ी कर दो। और यदि अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी पूछ ली जाती है तो फिर आप घग्गर नदी कर दो राजस्थान की, ठीक है। आगे आती है कि राज्य में उत्तरी दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है, उत्तर के अंदर प्रवेश करती है ना। फिर हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है, हिमालय का जल एकमात्र नदी लेके आती है, ठीक है। एकमात्र जो आपने देखा था झील कौन सी थी जिसके अंदर हिमालय का जल आता था, ठीक है, तो वो आपकी कायलाना झील जोधपुर की थी, ध्यान रखना। हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है। उद्गम कहाँ होता है इसका? शिमला कालका की पहाड़ियों से होता है जो आपके शिवालिक के हिमालय में पड़ते हैं। हिमालय जो है ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के पार है, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर उसके अंदर आती हैं। फिर अपने जो केटिव गार्बिन आस्टीन जो पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ओकोराइड कश्मीर के अंदर जो है वो कहाँ पे रह जाती है? अपनी काराकोरम की एक श्रेणी है। फिर नीचे आते हैं आपका ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इस शिवालिक हिमालय छोटे वाले हिमालय से निकलती हैं। आगे राजस्थान के हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में निकलती हैं, ये टिब्बी तहसील के अंदर आती है। और फिर राजस्थान के अंदर तलवाड़ा नामक क्षेत्र से बढ़ जाती है। जिस गाँव में ये बह के बढ़ती है ना, राजस्थान के अंदर एंट्री करती है हरियाणा से राजस्थान के अंदर, उस क्षेत्र को बोला जाता है तलवाड़ा गाँव नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। ज्यादा पानी, यदि इसके अंदर ज्यादा पानी है तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ को डुबो देगी, चावल की फसल को नुकसान कर देगी। आगे पाकिस्तान के अंदर कहां चली जाएगी? ये बहावलपुर जिले के अंदर जाती है, क्योंकि उत्तर के अंदर बहावलपुर लगता है ना, बहावलपुर मीरपुर जो भी लगते हैं, तो बहावलपुर के अंदर चली जाएगी और ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके मतलब क्षेत्र जो है, इसका जो बहाव क्षेत्र है जहां पानी आता है उस क्षेत्र को बहाव क्षेत्र जो है उसको स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। इसका जो अपवाह क्षेत्र कह दो, बहाव क्षेत्र कह दो, तो उसको स्थानीय भाषा में क्या कहोगे? नाली। और नाली किसकी भी एक नस्ल है? नाली क्यों? एक नाली जैसी आ जाती है इसलिए इसको नाली बोलते हैं। नाली भेड़ की भी एक नस्ल है, ठीक है। कालीबंगा और पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर अपनी सभ्यताएं हैं, प्राग ऐतिहासिक और मतलब हड़प्पा कालीन, प्राग हड़प्पा कालीन, उत्तर मतलब हड़प्पा जो है उसके पहले का, हड़प्पा काल का और हड़प्पोत्तर काल का, तीनों उसके अंदर चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो तीनों के अवशेष इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गई अपनी। अब बात एक और आती है छोटी सी जहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो आपकी दृश्यवती नदी है और ये जो आपकी सरस्वती या जिसको घग्गर नदी बोल दो, क्या बोलोगे आप? सरस्वती नदी, या जिसकी जगह आप घग्गर भी रख दो, ठीक है, घग्गर नदी रख दो, प्लस दृश्यवती, ठीक है।
तो दस्ती, ये दोनों नदी जो है इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसके क्षेत्र को हकरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हकरा बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आज भी इसको हकरा बोलते हैं, हकरा पाकिस्तान के अंदर तो आज भी बोलते हैं, और हमारे जो क्षेत्र है उसको लोकल भाषा में नाड़ी बोलते हैं, सरस्वती क्षेत्र को। लेकिन ये दोनों जो आपका दरस्वती और सरस्वती जो बहाव क्षेत्र था उसको क्या बोला जाता है, हकरा बोला जाता है। क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि हकरा किसको बोला जाता है, तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा बोल देते हैं। राजस्थान के अंदर इसको नाड़ी बोला जाता है और पाकिस्तान के अंदर इसको आज भी हकरा बोला जाता है। दूसरा, दरस्वती और सरस्वती जो नदियां हैं उन दोनों का जो क्षेत्र है उसको राजस्थान के अंदर हकरा बोला जाता है। ठीक है, अगली जो अपवाह क्षेत्र की आती है काटली नदी, काटली नदी। ठीक है, फिर काटली नदी ये पूर्ण बहाव की, मतलब राज्य के अंदर स्टार्ट होती है, राज्य में ही खत्म होती है, पूर्ण बहाव की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कैसी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये 100 किलोमीटर तक लंबी है। फिर ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ की है, आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियों का टॉप पॉइंट क्या है, रघुनाथगढ़ है। क्या है, रघुनाथगढ़ जो है वो इसका टॉप पॉइंट है। तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से ये जो नदी है कौन सी, आपकी काटली नदी जो है खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। फिर ये अपने नीम का थाना, इसके ऊपर यहाँ नीम का थाना में आते हैं, तो नीम का थाना के अंदर सिक्कर के अंदर गणेश्वर सभ्यता बनी हुई है। गणेश्वर सभ्यता जो निकली है वो कहाँ से निकली है, इसी नदी के क्षेत्र में निकली है। और ये कहाँ पे निकली है, सिक्कर नीम का थाना के अंदर निकली है। और ये कौन से युग की है, तांबर युग की है, तांबर युगीन है। ठीक है, तांबर युग की है। ठीक है, तो तांबर युगीन सभ्यता यहां निकली है। फिर इसके जो बहाव क्षेत्र है, या तो इसको परवाह क्षेत्र बोल दो, परवाह क्षेत्र बोल दो, एक ही नाम है, इस नामों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, परवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, या इसको बहाव क्षेत्र बोल दो। बहाव क्षेत्र, जितने दूरी के अंदर इसका पानी कैसे भी रूप से जाता है उसको बहाव क्षेत्र बोलते हैं। परवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र एक ही बात है। इसको क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा के अंदर, इसके जो बहाव क्षेत्र है उसको तोरावाटी बोला जाता है। और घग्गर नदी जो होता है, वो घग्गर नदी के अंदर हमने क्या देखा था, घग्गर में देखा था हमने कि उसको नाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाली बोला जाता है। और पाकिस्तान में उसको क्या बोला जाता है, हकरा बोला जाता है, ध्यान रखना। और इसको क्या बोला जाता है, तोरावाटी बोला जाता है। फिर ये क्या होती है, अपने झुंझुनू के अंदर आती है। तो ये यहां से स्टार्ट होती है, कहां से होती है, सिक्कर से, और प्लस झुंझुनू, 2 जिलों में ही है ये झुंझुनू, मात्र 2 जिलों के अंदर है ये सिक्कर और झुंझुनू। सिक्कर के अंदर ये आपके खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीम का थाना सिक्कर के अंदर, इसके ऊपर गणेश्वर सभ्यता बनी हुई है, ये तांबर युगीन सभ्यता है। इसके भाव क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। ये झुंझुनू में आके 2 हिस्सों के अंदर बट जाती है। और ये जो चूरू की सीमा लगती है ना, चूरू की सीमा से पहले ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, रण के अंदर, मिट्टी के अंदर विलुप्त हो जाती है, झुंझुनू के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बात आती है अपने चूरू की। तो 2 जिले आपको पता ही है, 2 जिले जिनके अंदर नदियां नहीं है, नदियां नहीं है। मैंने बताया आपको कि 2 जिले हैं राजस्थान के अंदर जिसके अंदर नदियां नहीं है। एक तो आ गया आपका चूरू, कौन सा, चूरू, और दूसरा कौन सा आ गया, बीकानेर। तो बीकानेर और चूरू जो है राजस्थान के अंदर 2 जिले हैं, मतलब 33 जिलों में 31 जिलों के अंदर नदियां बहती हैं। और जो आपका चूरू बीकानेर 2 जिले हैं, इनके अंदर आपकी नदियां, कोई भी नदी नहीं आती। ठीक है, तो आपका खंडेला की पहाड़ियां आती हैं। खंडेला की पहाड़ियों का सबसे जो पिक मतलब पॉइंट है वो क्या है आपका, रघुनाथगढ़ है। फिर खंडेला की पहाड़ियां, नीम का थाना सिक्कर, गणेश्वर सभ्यता बनी हुई है, तोरावाटी क्षेत्र को बोलते हैं। झुंझुनू के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। और ये तांबर युगीन है। चूरू और बीकानेर के अंदर कोई नदियां नहीं बहती। ठीक है, अगली आती है काकन्ने। काकन्ने जिसको काकणी बोलते हैं, मसूदरी, मसूदरी क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में बोलते हैं, स्थानीय भाषा में बोलते हैं। क्या होता है मसूदरी, ज्यादा मानसून हो जाए, मतलब ज्यादा मानसून हो जाए, बन के कहेंगे मसूदरी, ज्यादा बरसात होने पे, ज्यादा मानसून होने पे, क्या, ज्यादा मानसून होने पे, मानसून होने पर क्या बोले जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, मसूदरी रखा जाएगा। तो एक ही बात है, काकन्ने, काकनी, मसूदरी, ये जो है ये जैसलमेर की नदियां हैं। कहाँ की नदी हैं, जैसलमेर की। ठीक है, जैसलमेर के अंदर बहती हैं और जैसलमेर की है राज्य की सबसे छोटी नदी है। याद रखना, राज्य के जो आंतरिक अपवाह प्रणाली जो है उसकी सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है, छोटी नदी है। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, मात्र 17 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। ये क्या होती है, उद्गम स्थल कहाँ से होता है इसका, ये जैसलमेर में है, पूरा सिस्टम ही जैसलमेर का है। ठीक है,
ये पूरा सिस्टम जैसलमेर का है। तो ये कोठारी गांव के अंदर होती है। कोठारी गांव के अंदर ये नदी जो है निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव की पहाड़ियों से नदी जो है कोठारी गांव की जो ऊंचाई क्षेत्र है उससे निकलती है। तो कोठारी गांव से निकलती है। फिर इसके ऊपर चुंगी तीर्थ स्थल बना हुआ है। इस नदी के ऊपर जो है वो चुंगी तीर्थ स्थल बना हुआ है, जो जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, जिसको बोलते हैं चुंगी तीर्थ स्थल बना हुआ है। ठीक है। फिर आगे आती हैं कि एक चुंबी घाटी और आती है, चुंबी घाटी, तो वो आपकी सिक्किम में पड़ती है। ठीक है। तो फिर चुंगी तीर्थ स्थल बना हुआ है। आगे आपका एक रूपाली गांव के अंदर रूपाली का तालाब बना हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है? भुज झील। तो भुज झील को पानी कौन सी नदी से मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो भुज झील को जो पानी है वो आपकी जो काकनी, मसूदरी, काकन्य नदी से, इस भुज झील की वजह से ये नदी ज्यादा फेमस हुई है, ज्यादा एग्जाम में आती है, मात्र इसका कारण है भुज झील। ठीक है। तो ये कोठारी गांव से निकलती है। इसके ऊपर चुंगी तीर्थ स्थल बना हुआ है। आगे जाते हैं तो इसके ऊपर देपाली गांव के अंदर भुज झील बनी हुई है। फिर ये खत्म कहां पे हो जाती है? अपना पानी जो है वाटर डिस्चार्ज कहां करती है? ये एक छोटी सी खाड़ी है जिसको बोला जाता है मिठा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मिठा की खाड़ी। मिठा की खाड़ी के अंदर ये अपना पानी निकाल देती है। कहाँ छोड़ती है पानी? ये मिठा की खाड़ी के अंदर अपना पानी छोड़ देती है। जैन धर्म का चुंगी तीर्थ स्थल बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भुज झील जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कोठारी गांव में निकला है मिठा, कोठारी ठे इसमें भी आ रहा है, मिठा की खाड़ी के अंदर गिरती है, तो याद करना जैसलमेर की है ये। ठीक है। उद्गम और राज्य की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आगे बात आती है सुकड़ी और घूगरी नदी। घूगरी क्यों है? आपने जापो जुप्पो हो ना टब टिकर हो जा न 6-7वें दिन जच्चा ना आप बाहर न काटा, तो बाहर ने जब काटा हाँ तो टाइम पर अपने के बाटी जा गेवा की पानी का मायने फुला कर बम चना और गिरदा पबन के बोले घूगरी बोले। तो आए टाइप में आपने घूगरी जो बोले भैया घूगरी है कि नदी को नाम भी है, क्या है? घूगरी नदी को नाम है, क्योंकि जैसे कि माटी के अंदर के निकले हैं तो उस माटी का थोड़ा फैलाव कर देती है। तो सुकड़ी नदी और घूगरी नदी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। हमने देखा काकनी नदी है, काकनी नदी है। काकनी जो नदी थी वो किस में गिरती थी? भुज झील। भुज झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है। जैसलमेर भुज झील जो है वो जैसलमेर के अंदर गिरती थी। अब एक प्रोग्राम और चला रखा है भारत में चला हुआ है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसके अंदर पूछ लिया जाए कि राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो केंद्र की 60% है और राज्य की 40% है। पहले ज्यादा था, 70-30 का था, फिर 2016 में सारा बदलाव कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ? 60-40, राज्य का 40% हिस्सा देना पड़ेगा और केंद्र को 60%। इसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण में क्या होगा? झीलों को साफ सुथरा रखना, ठोस अपशिष्ट है जो भी कचरा वगैरह उससे निकालते हैं उनको भी वहीं पे स्टॉक करना या कुछ और करना, उनको सौंदर्यीकरण बढ़ाना, झीलों का सौंदर्यीकरण बढ़ाना ही आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में। शुरू के अंदर 3 झीलें राजस्थान के अंदर ली गई थी और वर्तमान के अंदर जो नई अपडेट है उसके अंदर 6 झीलें आती हैं। इस कार्यक्रम के अंदर कितनी झीलें आती हैं? 6 झीलें आती हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होगा कहीं न कहीं। 2 है फतेह सागर झील और पिछोला झील। ये कहाँ की है? उदयपुर की है। फतेह सागर पिछोला। तो फतेह सागर पिछोला कहाँ की झील है? उदयपुर की है। आगे आती है अन्ना सागर और पुष्कर अजमेर की हैं। अगली आती है नक्की झील जो सौ ऊंची है, बर्फ है, देवता नाकुना खोद के बनाए तो वो कौन सी है? माउंट आबू है। अगली है मानसागर झील कौन सी है? झील के अंदर जयपुर के अंदर क्या बना हुआ है? जल महल वाली झील को ही मानसागर झील बोलते हैं। मानसागर झील कौन सी बोलते हैं? जल महल वाली जो झील है उसी को मानसागर झील बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बार बार रिपीट होता है क्योंकि ये जो नई झीलें जोड़ी गई हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। आगे बात आती है साबी नदी अपनी चौथी नदी है, जयपुर से निकलती है और पटौदी तक जाती है। पटौदी तक आपको पता है, पटौदी तक जाओगे तो 3 बच्चे फोकट में लाओगे। ठीक है। तो साबी नदी जो है वो अपने जयपुर से निकलती है और पटौदी तक जाती है। आगे आती है अहिरवाटी की कोसी कहते हैं इसको। कोसी का मतलब क्या होता है? अभिशाप। कोसी का मतलब क्या होता है? शोक। क्यों कहते हैं? ये कोसी नदी जो है ये बिहार की है, याद रखना, बिहार की नदी है। ये नेपाल से निकलती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? शोक की बात करते हैं बिहार का किसको बोला जाता है? कोसी नदी को।
तो कोसी नदी क्या होती है कि इसके अंदर बाढ़ बहुत आती है, अचानक पानी आ जाता है, बाढ़ बढ़ जाती है, और जब बाढ़ आ जाती है तो ये चावल जो भी फसल होती है उसको पूरी को तहस-नहस कर देती है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है। अब दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, इसको किसका शोक बोला जाएगा? बंगाल का। बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को। राजस्थान का शोक किसको बोला जाएगा? कोसी को। ये अहिरवाटी जो है इसको बोला जाएगा। ऊपर आपने घग्गर नदी देखी थी, वो भी खत्म कर देती है। बालोतरा है, उसके बाढ़ जो है, लूनी नदी है, उसमें भी बालोतरा बाड़मेर के अंदर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल की आ गई आपके। ये जो नाम किसने रखा था? अकबर ने रखा था। इसका नाम किसने रखा था? साबिका। साबिका नाम जो था वो अकबर ने रखा था। अकबर ने जो था वो नाम इसका रखा था कि ये साबी है भाई, ये साबी है, ये बड़ो नुकसान करे है और लोकल एरिया के अंदर बह है, तो इसका नाम क्या रख दिया था उन्होंने? साबी रखा था, अकबर ने रखा था। समाप्त कहाँ होती है? ये पटौदी होती है। पटौदी के नवाब जानते ही होंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप जाइए और डिलीवरी लेके आइए, ठीक है। तो डिलीवरी वही रहते हैं यहाँ पे, है ना। पटौदी के नवाब जो हैं, तो वहाँ पे आपके पटौदी खत्म हो जाती है, हरियाणा के गुड़गांव में पड़ जाता है ये, ठीक है। आपने फिर ये देखिए, आप मैप से देखते हैं तो कैसे दिखेगा। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के पास ये जाती हैं। जोधपुरा की जो सभ्यता है वो जयपुर, जो मतलब सभ्यता की बात आती है जोधपुरा, नाम क्या है उसका? जोधपुरा। है किसमें? जयपुर में। लोहा युगीन है ये, ठीक है। ये कैसा है? लोहा युगीन सभ्यता है। जोधपुरा जो है वो जयपुर में, अपने झुंझुनू में भी सुनारी है, सुनारी कड़े है झुंझुनू के अंदर, ठीक है। और बम मिला के लो, तो सुनारम के मिलना चाहिए, सोनो मिलना चाहिए। तो ये सारा का सारा क्या है? नाम रेशमी, पैर टेरिकोट, मतलब कामू मतलब नाम से विपरीत काम जो भी हैं वो सारे के सारे नाम से विपरीत काम है। तो जोधपुरा जो सभ्यता है वो अपनी जयपुर के अंदर है, और लोहा युगीन सभ्यता है। सुनारी अपने झुंझुनू के अंदर है, वो भी लोहा युगीन है। आगे सीकर जिले के अंदर बहती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जयपुर से। जिला पूछ लिया जाए, फिर कहाँ जाती है? सीकर जाती है, फिर कहाँ जाती है? अलवर जाती है, और उसके बाद कहाँ पे चली जाती है? हरियाणा के अंदर पटौदी के अंदर जाके ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगली नदी आती है अपनी रूपा रेल नदी, और ये सारी आंतरिक प्रवाह की हैं, तो सोचने की बात नहीं है। अगली नदी कौन सी है? रूपा रेल नदी। कौन सी है? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी है अगली नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? अलवर की थानागाजी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? अलवर की। पहाड़ी का नाम यदि पूछ लिया जाए तो उदयनाथ है, उदयनाथ। हमने आपको पहाड़ी पढ़ाया था, अरावली पर्वतमाला, उसमें बताया था कि नाथ जो भी लगा होगा तो एक जो है आपका थानागाजी की उदयनाथ है, एक नाथ जो है कमलनाथ। कमलनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी है? कमल जी के फूल कितने चढ़ाते हैं? 1000 मीटर ऊंची है ये। तो कमलनाथ जो है वो एक मात्र नाथ जो है वो उदयपुर में है। उदयपुर के अंदर एक मात्र नाथ है। ये एक मात्र नाथ, जो नाथ नाम की कोई भी पहाड़ी है, जो मात्र एक नाथ जो है वो आपका उदयनाथ जो है आपका, वो अलवर के बाकी मतलब एक कमलनाथ जो है ना आपका, कमलनाथ जिसको 1001 मीटर की ऊंची जो पहाड़ी है, वो एक मात्र पहाड़ी जो है नाथ नाम की, नाथ जिसी भी पहाड़ी के अंत में लग गया होगा ना, तो उसका कमलनाथ एक मात्र है जो उदयपुर के अंदर है। बाकी सभी की सभी कहाँ पे हैं? अलवर में हैं। बाकी सभी की सभी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? नाथ नाम की जो भी पहाड़ियाँ है ना आपके, अलवर चिपका देना, बस एक कमलनाथ का ध्यान रखना। कमलनाथ उदयपुर के अंदर चिपकानी है, बाकी सारी की सारी अलवर चिपकानी है, ठीक है। तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। अलवर की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से। थानागाजी क्या है? तहसील है, तहसील है। तो ये जो तहसील है थानागाजी, जो तहसील है उसकी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर एक तो सीकरी बांध बना हुआ है, ये 2 राज्यों के अंदर निकलती है। यहाँ पे क्या हो गया? अलवर हो गया, और ये कौन सा हो गया? भरतपुर हो गया। 2 जिले निकलती हैं। 2 जिले की बात आती है तो 2 जिलों में ये निकलती है। तो पहला जिला कौन सा हो गया? अलवर की थानागाजी जो तहसील है उसकी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। आगे जाती है तो इसके ऊपर एक सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है भरतपुर के अंदर। भरतपुर को के अंदर इस जो नदी है, इस नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं? इसी नदी को, रूपा रेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। आगे इसके ऊपर मोती झील बनी हुई है। तो देखिए क्या होता है, मोती झील है अपनी, मोती झील। मोती झील का पानी किस में जाता है? मोती झील का पानी किस में जाता है? सुजान गंगा में जाता है। मतलब पहले तो ये लोहागढ़ भरतपुर किला है, भरतपुर किला, ठीक है।
कौन सा, एक तो भरतपुर का किला हो गया और एक हो गया लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जिसको कभी नहीं जीता गया और ये मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, ये राजस्थान का एकमात्र किला है जो मिट्टी से बना हुआ है। बनने को तो गंगानगर वो जो हनुमानगढ़ का भी बना हुआ है, लेकिन ये जो है इसको जीता नहीं गया है। ये अविजय मतलब अजय, इसको अजय बोलेंगे अपन, जिसको जीता न जा उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड के अंदर अजय बोलते हैं। तो अजय दुर्ग जो है भरतपुर का वो लोहागढ़ किला है। इस किले के चारों तरफ पानी की एक नहर बना रखी है इन्होंने, एक झील बना रखी है, झील पानी की। इस किले के चारों तरफ एक पानी की झील बना रखी है। उस झील का नाम है सुजान गंगा। कौन सी गंगा, सुजान गंगा, सुजान सिंह ने बनाई थी ना, सुजान गंगा ने। तो सुजान गंगा इस झील का नाम है। कौन सी झील का, जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके चारों तरफ जो पानी की झील है उसका नाम क्या है, सुजान गंगा। इस सुजान गंगा के अंदर पानी कहां से लेके आते हैं अपन, रूपारेल नदी से। रूपारेल नदी से लेके आते हैं। तो इसके ऊपर भी एक झील और बना दी, जिस झील का क्या नाम रख दिया, मोती झील। कौन सी झील रख दी, मोती झील रख दी। तो ये क्या होती है, रूपारेल नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं तो सीधी सी बात ये आती है, अलवर की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। ये भरतपुर और अलवर दो जिलों के अंदर बहती है। आगे जाके इसके ऊपर सीकरी बांध जो भरतपुर में बना हुआ है, भरतपुर की जीवन रेखा इसको बोलते हैं। फिर इसके ऊपर मोती झील बनी हुई है। मोती झील से सुजान गंगा झील जो है उसके अंदर पानी जाता है जो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ है। ये खत्म कहां पे होती है, वाटर डिस्चार्ज कहां पे करती है अपनी, खत्म या समाप्त कहां पे होती है, ये कुशलगढ़ में होती है। कहां पे, कुशलगढ़ जो आपका भरतपुर में पड़ता है उसके अंदर ये समाप्त हो जाती है, कुशलगढ़ के अंदर समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे आती है, आपने देखा रूपारेल, रूपारेल देखी थी। एक आती है रूपनगढ़, रूपनगढ़। तो नदियों के नाम में जो अंतर है मैं लास्ट में डाल दूंगा। नाम के अंदर जो भी छोटी बड़ी नदियां हैं उसके नाम में अंतर है। गंभीर है, गंभीरी है, रूपारेल है ना, रूपनगढ़ है। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं, किसकी सहायक हैं, कैसी हैं, तो मैं इसको नाम वाइज अलग से दोनों का डिफरेंट डाल दूंगा। वैसे तो शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आप मेरे IQ लेवल अकेडमी पे जाके सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, और मैं इसके अंदर टॉपिक के अंदर डाल दूंगा स्पेशल। तो रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ जो नदी है अजमेर से निकलती है। कहां से निकलती है, अजमेर से निकलती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। अजमेर के नागपहाड़ी फॉरेस्ट रिजर्व जो है ना, नागपहाड़ी फॉरेस्ट रिजर्व जो है उसके ऊपर एक कुचिल झील बनी हुई है। उसके पास में ये तो नागपहाड़ियां हैं, नागपहाड़ियों से इधर कौन सी नदी निकल जाती है, लूनी नदी निकल जाती है। ठीक है, लूनी नदी निकल जाती है जिसको रेगिस्तान की गंगा बोलते हैं। रेगिस्तान की गंगा किसको बोलते हैं, लूनी नदी को बोलते हैं। आगे आते हैं नागपहाड़ी जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रिजर्व है, उससे यहाँ पे एक झील बनी हुई है। क्योंकि ये पानी जो है इधर का तो इस साइड में लूनी नदी में चला जाएगा, इधर का जो बच गया वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कुचिल झील के अंदर आ जाएगा, कुचिल झील के अंदर आ जाएगा। आगे जाते हैं तो अजमेर के अंदर, इसके अंदर क्या बना हुआ है, अजमेर के अंदर एक सलेमाबाद जगह आती है, वहां पे निम्बारक संप्रदाय बना हुआ है। निम्बारक संप्रदाय का मंदिर बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है, अजमेर के अंदर, सलेमाबाद के अंदर निम्बारक संप्रदाय इसके किनारे पे बना हुआ है। आगे जाके सांबर जो झील है उसके दक्षिणी किनारे में, सांबर झील के दक्षिणी किनारे में प्रवेश कर जाती है, किनारे में प्रवेश कर जाती है, खारी नदी है ये। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, जैसे रूपारेल, रूपारेल कहां पे, अलवर भरतपुर की थी, अलवर और भरतपुर की, अलवर भरतपुर की थी। और रूपनगढ़ की बात करते हैं तो ये कहाँ की हो गई, अजमेर की हो गई। नाम में अंतर देख लेना है ना, रूपनगढ़ अजमेर की हो गई और रूपारेल भरतपुर अलवर की हो गई। तो ठीक है, नागपहाड़ी फॉरेस्ट रिजर्व की जो अपनी कुचिल झील है उससे निकलती है। निकलने के बाद ये सलेमाबाद अजमेर में पहुंचती है, वहां पे निम्बारक संप्रदाय बना हुआ है। फिर आगे जाके ये सांबर झील के अंदर अपना पानी छोड़ देती है। ठीक है, ठीक है। अब आती है अपनी मेंथा नदी, मेंथा नदी, मेंथा नदी जो है ये सांबर झील के अंदर गिर जाती है, जयपुर की, जयपुर से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ की हैं, मनोरपुरा थाना की हैं। कहाँ की है, मनोर थाना क्षेत्र की हैं। मनोर थाना की जो पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है आपकी मेंथा नदी। क्यों, मेंथा नदी जो है वो मनोर थाना जो है उससे निकलती है। मेंथा नदी निकलने के बाद ये पहले जयपुर में जाती है, जयपुर से निकलती है, फिर नागौर में जाती है, नागौर के बाद ये वापस सीकर में आ जाती है, सीकर के बाद फिर ये जयपुर में आ जाती है, क्योंकि आगे जाके ये सांबर झील के अंदर गिर जाती है। तो ये जयपुर, नागौर, सीकर और फिर जयपुर में आ जाती है। इसका बहाव क्षेत्र इस टाइप से है। आगे बात आती है नागौर के अंदर। नागौर के अंदर क्या बना हुआ है, इसके ऊपर लूणवा जैन तीर्थ बना हुआ है। कौन सा, लूणवा। नागौर के अंदर लूण ज़्यादा ही होते हैं, आपको पता ही है। तो लूण मतलब खारा, खारा या नमक या NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है
तो वही लूण के नाम पे क्या नाम बना है, नमक को लूण बोलते हैं ना, तो उस लूण के नाम पे क्या बना है, लूणवा जैन तीर्थ बना हुआ है नागौर के अंदर। आगे ये सिक्कर के अंदर जाती है, सिक्कर से वापस ये सांबर झील के अंदर। बात ध्यान रखना है कि ये जो सांबर जो झील है ना, उसके उत्तरी किनारे में मिलती है, उत्तरी किनारे पर मिलती है। तो मेथा नदी जो है वो उत्तरी किनारे पे मिलेगी। रूपनगढ़ नदी की अपन ने बात की थी, वो दक्षिणी छोर से जो है वो सांबर झील में, यहां से आपकी कौन सी नदी मिल जाएगी, रूपनगढ़। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखी है मतलब राजस्थान की नदियां में अपवा प्रणाली की जो नदियां थी उनमें 7 नदियां जो हैं अपन ने मुख्य नदियां जो हैं, छोटी छोटी नदियां जो हैं जो राजस्थान के अंदर या तो किसी दूसरे राज्य से आ रही हैं या खुद से ही आके विलुप्त हो रही हैं, वो सारी नदियां अपन ने देख ली है। यहां से ही क्वेश्चन आपका बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपके जो भी क्वेश्चन आएगा आंतरिक प्रवाह की नदियां से, वो इसी टॉपिक से आ जाएगा। अब अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो उसके अंदर 2 क्षेत्र और बच गए, एक तो अरब सागर की तरफ जाने वाला, क्योंकि राज्य का जो ढाल है इधर पूर्व की साइड में, इधर पश्चिम की साइड में है, तो दक्षिण पश्चिम की साइड में और इधर दक्षिण पूर्व की साइड में है। तो इधर यदि अपन जाएंगे तो फिर आपके अरब सागर के अंदर वाटर डिस्चार्ज करने वाली नदियां हो जाएंगी, और एक नदियां जो हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी को जो छोड़ने वाली मतलब नदियां हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अपना ये जो टॉपिक है आज का यहीं पे विराम करते हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय दोस्तों।